Hello Addis, now we start fourth series of important question of BECE 146. Now we begin from ninth question. What are the advantages of organic farming? Let's see what's come in this. बेसिकली इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको नॉर्मली भी पता होगा, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. मिनिमाइज़ करना जितना भी नेगेटिव इफेक्ट है इनऑर्गेनिक फार्मिंग का, जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, लाइक हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए. तो हमें उन्हें क्या करना है, मिनिमाइज़ करके हमें बिल्कुल ही ऑर्गेनिक साइड पर जाके, जिसमें कि हमें बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि हम देखें कि एनिमल वेस्ट वगैरह से हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डू इनऑर्गेनिक फार्मिंग. इनऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या आ जाता है, केमिकल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है. फर्टाइल्स के लिए हम पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं. तो उसी के एज़ कम्पेयर टू यूजिंग फर्टिलाइज़र वी नीड्स टू यूज़ ऑर्गेनिक, वी नीड्स टू गो ऑन ऑर्गेनिक साइड. वी कैन यूज़ एनिमल डंक्स, दैट्स गुड फॉर आर एनवायरनमेंट एंड दैट्स गुड फॉर आर ओन कल्टिवेशन. और हमें क्या, अब अगर इसमें देखें तो बेनिफिट्स की बात करें, बेनिफिट्स और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, अगर बेनिफिट्स देखें, डज नॉट इफेक्ट द लैंड. ये क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लैंड को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है. बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम इसको अच्छे से, हम बिना कोई नुकसान पहुंचाए अच्छे से अपने इन्वायरमेंट का और अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं. सेकेंड इज़ हेल्थी फूड्स. इससे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें क्या मिलेंगे, हेल्थी फूड्स मिलेंगे. पेस्टिसाइड्स का बहुत कम से कम मतलब मिनिमाइज़ कर दिया जाएगा और हमें अच्छे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ें हमें अच्छी मात्रा में मिल पाएंगे एज़ कम्पेयर्स टू डू इनऑर्गेनिक फार्मिंग. सेफ़ एंड हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट. इससे क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट भी होगा वो भी काफ़ी सेफ़ और हेल्थी होगा, जिससे ये पोल्यूशन फ्री होगा, ठीक है. अगर हम हेल्थी खाएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा किससे भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने आप को डिसीज़ से प्रोटेक्ट कर पाएंगे. नेक्स्ट में यही लिखा है, इंक्रीजिंग रेजिलेंट टू पेस्ट एंड डिसीजेज. हमें क्या करना है कि किसको किसको इंक्रीज, मतलब पहले अगर देखा जाए तो पहले किस तरीके से लोग अंगेज थे. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज फ्रीक्वेंटली मैनेज्ड विदाउट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. पहले भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे मैनेज किया जाता था, बिना यूज़ करे पेस्टिसाइड्स वगैरह का. तो पहले जिस तरीके से लोग क्या थे, पहले के जो लोग थे वो इलनेस वगैरह से भी दूर रहते थे, कि बीमारियों से भी दूर रहते थे बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो हमें अभी भी उसी को ही प्रमोट करना चाहिए आगे. फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड लोकली एंड यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ही कल्टीवेशन करना चाहिए, जैसे कि अभी हमने देखा. द एनहांस द क्रॉप विदाउट हार्मिंग दैम, कि हमें क्रॉप्स वगैरह को अच्छे से विदाउट इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए हमें अपने क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करना चाहिए. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर प्रोवाइड लॉजिक यूज्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट. जो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी देता है. द मेथड ऑफ फार्मिंग बेनिफिट्स एंड इन्वायरमेंट इट्स दैट्स हु wants to adopt the healthy diets have a great impact on the environment. अगर हम हेल्थी, इससे हमें क्या होगा कि हेल्थी, हमारा इन्वायरमेंट भी हेल्थी रहेगा और हम लोग भी हेल्थी रहेंगे, ठीक है. इसको अडोप्ट करना और अपने इन्वायरमेंट को भी अच्छे, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हमारे सॉइल इरोजन होगा, बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है. डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ना, हमारे जो सभी ओवरऑल हमारे पूरे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट डालते हैं in organic farming. I hope you understand and you can read these points also. Can produce a great variety of crop in a less time. हम क्या कर सकते हैं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ के क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं कम टाइम में. ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से अभी हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, फिर भी थोड़ा सा इसमें से भी देख लेते हैं. सेव वाटर एंड इज़ मोर इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल्स दैन conventional farming since it cuts carbon dioxide by 25%. A greatest balance can be achieved between the local ecosystem. अब क्या करते हैं, किसका कट डाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कट डाउन करता है. और जिसमें कि क्या होता है, ये किसमें एंगेजमेंट देती है, हमें बेनिफिट्स देती है, ठीक है. कन्वेंशनल फार्मिंग से हमें सेव करती है, जिसमें कि हमें किसमें कन्वर्ट होते हैं, हम नेचुरल बेनिफिट्स हमें मिलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से थ्रू. अब सस्टेनेबल
सस्टेनेबल का मतलब है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को विदाउट हार्म करें, अपने आप का मतलब अपने इन्वायरमेंट का भी डेवलप करना, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्टीवेशन, अपनी इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान पहुंचाए हमें ग्रोथ भी करना, और जितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं उतना हम प्रोडक्शन भी करें. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स एंड बिफोर एग्जाम लर्न दीज 9 points. You can take screenshot also of these point. I hope you understand. This question I received in my comment box. What is the difference between gross fiscal deficit and net fiscal deficit? Let's see what's come in this. The gross fiscal deficit is known as the excess of total expenditure. इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग लोन, जिसमें कि लोन भी इंक्लूड होता है. लोन ऑफ रिकवरिंग ओवर्स नेट ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट. किसका लोन? जो कि रिवेन्यू रिसिप्ट को कवर करने के लिए वो जो लोन लिया जाता है वो इसमें आ जाएगा. किस में आएगा? GFD में, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में आएगा. एंड नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट आएंगे. नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं? जिसमें कि हमारे ओनली इंक्रीज लाइबिलिटी नॉट इंक्रीज एसेट्स, की हमारा जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है और हमें उससे कुछ क्रिएट, मतलब कि कुछ खर्चे हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्न समथिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्न समथिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GFD and now we come in NFD. It is the difference between the total income of the government and the expenditure including by it. इसमें डिफरेंस किस चीज़ का बताते हैं? जैसे इनकम के टोटल गवर्नमेंट की इनकम है उसमें और एक्सपेंडिचर के जो डिफरेंस है उसको इसमें बताते हैं. किसमें? नेट फिस्कल डेफिसिट में. द डिफरेंस इज फाइंडिंग फिल्ड बाय गवर्नमेंट्स बोरिंग्स, जितने भी उन्होंने बोरिंग्स लिया हुआ है, जितना भी उन्होंने उधार लिया हुआ है दूसरों से. एंड सिचुएशंस फॉर फिस्कल डेफिसिट्स अकर्स व्हेन अ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स रिसोर्सेज, मतलब जितना उनके पास है उससे ज़्यादा वो क्या कर रही है? स्पेंड कर रही है. किस चीज़ पर? जितना भी उन्होंने डेप्ट या फिर बोरिंग लिए है उसमें. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बोथ डिफरेंस GFD एंड NFD. बेसिकली NFD में गवर्नमेंट की बोरिंग्स आ जाती है और GFD में क्या आ जाता है? जो गवर्नमेंट उसको रिकवर कर रही है. ठीक है, रिकवर्स बाय लोन एंड बाय नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स. Now we see 10th important question. Discuss major features of new industrial policy of 1991. New industrial policy 1991. The new industrial policy 1991 had the main objective of providing facility to market force and to increase efficiency. अब जो 1991 जो पॉलिसी बनी थी उसमें गवर्नमेंट का मतलब ये पॉलिसी किस लिए बनाई गई थी कि सबसे ज़्यादा किस पर इम्पैक्ट डालना, मतलब मार्केट फोर्स पे इम्पैक्ट डालना, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना. द गवर्नमेंट अलाउ डोमेस्टिक फार्म्स टू इम्पोर्ट बेटर टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. अब जो गवर्नमेंट ने किस चीज़ के लिए अलाउ किया था? डोमेस्टिक इम्पोर्ट्स को क्यों अलाउ किया गया था? फार्म्स को, कि अपने जो इम्प्रूव करो, किसको? टेक्नोलॉजीज़ को के इम्प्रूव करना, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के साथ इसकी इफ़िशियंसी को भी इंक्रीज़ करना. एंड टू हैव एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी, की हम एक्सेस कर पाएँ, मतलब कि अपनी टेक्नोलॉजी को क्या कर पाएँ? बेटर कर पाएँ. मेन ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ रेगुलेशन. अब हम देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या था. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था द रिमूवल ऑफ रेगुलेशन. सेकेंड इज सपोर्ट फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर्स, जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना. प्रमोशन ऑफ आ competitive culture, incentive for the underserved area, accelerated industrial development, economic liberalization, autonomy for the private sector, promotion of export, जॉब क्रिएशन एक्सेट्रा. इसको प्रमोशन करना, हमें एक्सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना? अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा. मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्या चीज़ को डेवलप करना. इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न करके जाना बिफोर एग्जाम. These points, make these subheadings and explain these all points in your exam. Basically, this policy main objectives to improve market force that's come in a 1991 policy. I hope you understand.